आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संविधान के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, लेकिन आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना को आज हम लोग पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना। हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, या किसी राज्य में लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षाएं हो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार इसमें पूछा जाता रहता है एग्जामों में। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि प्रस्तावना का सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई। पहले हम लोग ये बात करेंगे। तो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक जब संविधान सभा बनी, जब संविधान सभा बनी तो सभा चल रही थी लगातार। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई, बैठी संविधान सभा, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके बाद हुआ क्या कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए। किस तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को ये एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उसको रखा। और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, मतलब एक प्रकार से प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब हुआ क्या? यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है आगे जाके। एक प्रकार से यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे सबसे पहले कि प्रस्तावना है क्या, क्या लिखा है प्रस्तावना में, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझते हैं कि है क्या। प्रस्तावना ऐसे कहती है भारतीय संविधान की कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है एक प्रकार की। लेकिन प्रस्तावना जो है इसमें बहुत चीजें हैं, हम उसको सब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो है कि जो प्रस्तावना है इसकी बात करते हैं। प्रस्तावना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहली चीज तो जो संविधान का जो स्रोत है, एक प्रकार से प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत दिया गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत, संविधान के प्राधिकार का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता है।
जो पूरी तरह से जो शक्तियां हैं, संविधान को निर्माण करने की जो शक्तियां दी गई थी संविधान सभा को, वो भारत की जनता के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर अगर हम लोग प्रस्तावना में राज्य के स्वरूप की बात करें, राज्य के स्वरूप की बात करें, के स्वरूप की बात करें अगर हम लोग, तो राज्य का स्वरूप है संप्रभु, संप्रभु, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये राज्य के स्वरूप है, मतलब इस तरीके का हमारा देश है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना की विषय वस्तु की, प्रस्तावना की विषय वस्तु की, प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करेंगे। प्रस्तावना की विषय वस्तु में हम लोग इसको 4 चीजों में बांटते हैं। पहली चीज मूल तत्व, दूसरी चीज न्याय, तीसरी चीज समता और चौथी चीज स्वतंत्रता। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसका मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला मूल तत्व है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है समाजवादी, समाजवाद, चौथा है लोकतांत्रिक, और पांचवें के रूप में हम लोग गणतंत्र या गणराज्य को ले सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व हैं, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक और गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतंत्र ऐसे भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम लोग प्रस्तावना में हम लोग न्याय की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। वहीं अगर भारतीय संविधान में समता की बात करें तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात कही गई है। हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस प्रकार हमने समझा प्रस्तावना की अगर हम लोग विषय वस्तु की बात करें तो मूल तत्व है प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, अगर न्याय की बात करेंगे तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगर समता की बात करेंगे तो 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। वहीं स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम चीजें होती रहती हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक और चीज भी है, हम इन शब्दों को थोड़ा और समझ ले रहे हैं। ये शब्द क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है
कि जो भारत की सरकार होगी या भारत की जो सरकार है, सत्ता है, देश की सरकार है, वो किसी के दबाव में, ना तो आंतरिक ना ही बाहरी दबाव में काम करेगी। मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, जो उसे निर्णय लेना होगा। दूसरी चीज, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत की जो सरकार है वो किसी एक धर्म के प्रश्रय नहीं देगी। उसके लिए सर्वधर्म संभव की बात है, सभी धर्म समान हैं और एक प्रकार से वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगी। वहीं समाजवाद का है, यहां पर जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, तथा जो हमारे संविधान में समाजवाद को अपनाया गया है वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, जबकि गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो गांधीवादी समाजवाद की बात करता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक यानी कि जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही भारत का मतलब सरकार चुनी जाएगी, मतलब सॉरी सरकार बनेगी और वही शासन करेगी। यानी कि जनता जिसे चुनकर भेजेगी वो लोग शासन करेंगे और कार्य करेंगे एक प्रकार से। वहीं गणराज्य का मतलब है कि जो सर्वोच्च पद है भारत मतलब भारत का, वो आनुवांशिक नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा, वो आनुवांशिक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 5 चीजें हैं, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये 5 चीजों है मूल तत्व। वहीं न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं, ये उन्हीं के आदर्श हैं। समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता तथा स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये प्रस्तावना की विषय वस्तु थी। आगे अगर हम लोग बात करें कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ कि नहीं, ये बात, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन ये बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि जब संविधान निर्मित हुआ तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचे, केसेस पहुंचे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, अगर है तो क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे तमाम मतलब केसेस आते रहे। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि 42 में संविधान संशोधन द्वारा, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये मूल जो संविधान बना था उसमें ये चीजें नहीं थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ दिया गया, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। लेकिन ये तो हमने जोड़ दिया, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें घटित हुई, उस पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। प्रस्तावना पर हम लोग उस चीज पे बात करते हैं कि ये क्या है। हुआ क्या कि प्रस्तावना से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय, हुआ ये कि लगातार उच्चतम न्यायालय में बहुत सारी बात पहुंच रहे थे कि संविधान में प्रस्तावना मतलब जो प्रस्तावना है वो क्या संविधान का अंग है कि नहीं है, अगर है तो क्या संविधान उस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, ऐसी तमाम बातें होगी। तो एक पहला केस अगर बात करें तो बेरी-वारी यूनियन का वाद है, जो 1960 के आसपास
में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ये बेरीवारी के यूनियन का जो केस था उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। फिर एक और केस आया गोलकनाथ का केस आया। ये लगभग 1967 के आसपास आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं की एक प्रकार से उन्होंने अपनी बात की है, एक उद्देश्य की बात की है उसके बारे में, लेकिन इन्होंने भी प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए हामी नहीं बरती, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है, वहीं अगर हम और बात करेंगे तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक प्रकार से मूल ढांचे के सिद्धांत भी दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, मूल ढांचा का सिद्धांत भी इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा संविधान जो भाग है वो केशवानंद भारती केस में उन्होंने बताया कि संविधान का भाग है ये और संसद संशोधन कर सकती है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जैसे ये तीनों केस थे, मैंने पहले बताया कि बेरीवारी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने नहीं माना कि इसमें संशोधन कर सकते हैं। तीसरी चीज, केशवानंद भारती के केस में संविधान सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का यह भाग है और मतलब संसद इसमें संशोधन कर सकती है। वहीं इसमें इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो संविधान, हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे हम लोग और भी अन्य टॉपिकों के साथ आते रहेंगे और उसको पर विचार करेंगे और पढ़ाएंगे।